अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ मौज़म मिर्ज़ा। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की टोटल ब्रांचेस जो है वो हमारे पास 8 है, जिसमें से हमने पहली 4 जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली है। आज के लेक्चर में हमने नेक्स्ट 4 जो है ब्रांचेस हमने डिस्कस करनी है। उसमें से जो नंबर 5 पे हमारे पास ब्रांच है वो है जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इसमें जो है हम तजारती पैमाने पर कंपाउंड्स बनाने के जो है तरीक़ाकार सीखते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, chemical compounds on commercial scale, on commercial scale यानी तजारती पैमाने पर जो है हम कंपाउंड्स बनाने के तरीक़ाकार सीखते हैं। अभी यहाँ पे जो कंपाउंड्स हैं हम 2 तरह के बनाते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है जी कंपाउंड हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकती है, क्लोरीन गैस हो सकती है, अमोनिया गैस हो सकती है जी। इसी तरह हमारे पास कॉस्टिक सोडा हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है एसिड्स हैं मुख्तलिफ, जिनमें से हमारे पास H2SO4 हो सकता है, HCl हो सकता है, एंड एट्सेट्रा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हमारे पास ये वाले मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, केमिकल जो हैं, ये हम क्यों बनाते हैं। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है, अगर हमारे पास वाटर जो है, जो पोल्यूटेंट वाटर होता है, उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्लोरीन को यूज़ करते हैं। इसका तो जो यूजेस है वो है सैनिटेशन ऑफ वाटर, सैनिटेशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हमारे पास अमोनिया गैस जो है, इसका जो यूजेस है ये हमें फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। फर्टिलाइज़र, अब फर्टिलाइज़र का क्या काम है, ये हमारे पास जो है फसलों में यूज़ होता है। फसलों की अच्छी पैदावार के लिए हम फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं। हमारे पास यूरिया जो है ये भी एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है, NH2CO NH2। हमारे पास अमोनियम सल्फेट जो है NH4SO4, ये भी एक हमारे पास नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है। ये जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है, हम क्रॉप को बेटर क्रॉप की जो है हम उसकी फर्टिलाइज़र यानी क्रॉप्स की ज़्यादा पैदावार के लिए जो है हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट वन हमारे पास है जी मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रियों में ये वाले जो है हमारे पास मुख्तलिफ मटीरियल जो है कौन कौन सी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है जी डिटर्जेंट्स। जितने भी हमारे पास जो है साबुन वगैरह या सर्फ वगैरह, ये तमाम जो होते हैं ये डिटर्जेंट्स होते हैं। सेकंड 2 पे हमारे पास आ जाता है पेंट्स भी जो है, ये भी हम तजारती पैमाने पर बना रहे हैं। उसके बाद हमारे पास पेपर इंडस्ट्री है, पेपर भी जो है ये भी तजारती पैमाने पर बन रहे हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जी, ये भी तजारती पैमाने पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है। उसके बाद हमारे पास पॉलीमर्स की इंडस्ट्रीज है। इसी तरह हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्रीज है जी। यानी बेशुमार हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका जो है हम तजारती पैमाने पर इन कंपाउंड्स को बनाने के तरीक़ाकार सीखते हैं। तो ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको तजारती पैमाने पर बनाने के तरीक़ाकार सीखते हैं। तो ये था हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है केमिस्ट्री की ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है हमारे पास ये 6 हमारे पास यहाँ पे ब्रांच है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो है हम 2 चीज़ें जो है डिस्कस करते हैं कम्प्लीटली। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ, फर्स्ट वन जी न्यूक्लियस
एंड द सेकंड वन इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। अब यहाँ पे जो है न्यूक्लियस में दो चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन एंड द सेकंड वन आ जाती है हमारे पास न्यूक्लियस प्रॉपर्टीज, जिसे हम न्यूक्लियस खवास कहते हैं जी। अब हमारे पास न्यूक्लियस में अगर हम एटम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें तो हमारे पास ये एटम है जी। ये एटम का जो है न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स में जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस भी होते हैं जिसकी बेस पे जो है हम बहुत सारे मुफीद इस्तेमालात हम कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक यूरेनियम है, यूरेनियम के आइसोटोप्स हमें पता है 238 एंड 92 इसका एटॉमिक नंबर है। अब यहाँ पे यूरेनियम जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम जो यूरेनियम है यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे अब जो है हम इसे यूज़ कर रहे हैं। सेकंड वन हमारे पास है जी रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी जो है हमारे पास एनवायरनमेंट पे बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं जो हैवी एटम्स हैं, बहुत सारे हैवी एटम्स हैं। ये वाले हमारे पास ना बहुत सारे हैवी एटम्स हैं, ठीक है, जो हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। अब ये हाईली अनस्टेबल जो हमारे पास एटम्स हैं ये खुद ब खुद जो है रेडिएशंस खारिज कर रहे होते हैं, खुद ब खुद जो है हमारे पास इनकी रेडिएशंस रिलीज़ हो रही होती है। तो ये वाले जो है हमारे पास खुद ब खुद रेडिएशंस का रिलीज़ होना क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिविटी। जैसे हमारे पास यहाँ पे यूरेनियम है, यूरेनियम का जो एटम है हमारे पास ये जो है खुद ब खुद रेडिएशंस को रिलीज़ कर रहा होता है। अब ये वाली जो रेडिएशंस है इनके हम इफेक्ट्स देखते हैं प्लांट्स के ऊपर और ह्यूमंस के ऊपर, तो ये भी इसका एक यूज़ है। तो इन रेडिएशंस को हम यूज़ करते हैं जी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को जो है हम एज अ रेडियोथेरेपी के लिए, रेडियोथेरेपी के तौर पे यूज़ करते हैं। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में हम पता चलाते हैं कि किसी भी जगह पे कैंसर की तश्कील का जो है हम पता चला सकते हैं। अगर किसी भी जानदार की बॉडी में कैंसर जो है वो तश्कील पा जाए तो उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए भी जो है हम इसके रेडियो एक्टिव जो है एलिमेंट वो यूज़ करते हैं। अब कैंसर है क्या कि नाकाबिले जो है ना कंट्रोल, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, यानी सेल्स की जो है अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे जो है ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो है हम ट्यूमर्स को भी जो है इसी में जो है इसके भी ट्रीटमेंट के लिए जो है हम रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा ओवरव्यू न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर के न्यूक्लियस के क्या ख़वास हैं, क्या उसकी जो है रिएक्शंस हैं, क्या वो रेडियो एक्टिविटी का हामिल है, यानी रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है या नहीं, ये टोटली जो है हमने डिस्कस करना है। और दो इसके यूजेस हैं, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मेडिकल ट्रीटमेंट एज अ रेडियोथेरेपी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी ब्रांच नंबर 7 जो कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है इसे हम कहते हैं जी माहौलियाती केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का माहौल पे कौन कौन से जो है असरात हैं उसको हमने इसमें डिस्कस करना होता है जी। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 7।
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये माहौल की केमिस्ट्री है। इसमें जो है हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है। फर्स्ट वन है जी कंपोनेंट ऑफ मैटर, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, और सेकंड वन है जी इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, effects of human activity on environment। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास कंपोनेंट है ये भी तो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन है जी बायोटिक, सेकंड वन है जी एबायोटिक। बायोटिक में जितनी भी हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। दूसरी तरफ अगर हम एबायोटिक की बात करें तो इसमें तमाम जो है नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, अब नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या हो सकता है? टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ठीक है, इसमें जो है ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, एनी हो कुछ भी हो सकता है जो बेजान। अब बायोटिक और एबायोटिक का दोनों का जो है एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली रिलेशन है। कोई भी लिविंग थिंग्स जो है वो इन कंपोनेंट के बगैर जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकती, तो इनका जो है आपस में बहुत स्ट्रांगली रिलेशंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। अभी यहाँ पे ये बहुत सारे ह्यूमन्स के इफ़ेक्ट हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है जी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वाटर जो है वो पोल्यूटेंट हो रहा है। वाटर जो है वो पोल्यूटेंट हो रहा है, वाटर पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है एयर पोल्यूटेंट हो रही है। अब कैसे हो रही है दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे जितने भी हम डिटर्जेंट जो है सफाई के लिए जो हम डिटर्जेंट को यूज़ करते हैं, साबुन वगैरह, सर्फ वगैरह, उनका जो पानी है वो बराह रास्त नालियों में जाता है, नदियों में जाता है, तालाबों में जाता है। अब उस पानी में बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि कैडमियम हो सकता है, ठीक है, लेड हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, ठीक है, सो ऑन, कोई भी हैवी मेटल हो सकता है। अब वो हैवी मेटल्स जो है बराह रास्त पानी में जब जाते हैं तो पानी जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन की, और बहुत सारी हमने जो है इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई हैं जिसमें बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है जी, पेपर इंडस्ट्रीज़ है, पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ है, सिरामिक इंडस्ट्रीज़ है, मेटलर्जी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है हमारे पास जिनका वेस्टेज जो है वो भी बराह रास्त कहाँ पर फेंक दिया जाता है जी, खुले मैदानों में। अब बारिश का पानी जब उन खुले मैदानों में मौजूद वेस्टेज के साथ मिक्स होता है तो वहाँ पे भी जो वाटर जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है। और दूसरी तरफ इनसे जो है वेस्टेज गैसेस वो भी बराह रास्त जो है एयर में जाती है। यहाँ पे अगर हमारे पास एक इंडस्ट्री लगी हुई है ना, तो यहाँ पे इसके होल से जो मुख्तलिफ वेस्टेज गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड हैं जी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है हमारे पास, बहुत सारी ये वेस्टेज गैसेज हैं, ये भी बराह रास्त कहाँ पे जाती है जी, हमारे पास इन्वायरमेंट में जाती है। अब इन्वायरमेंट में जो ये एयर पोल्यूशन का बायस बनती है। अब जब बारिश होती है तो बारिश जो है वो इन कंपोनेंट्स के साथ मिलके एसिडिक रेन बनाती है। अगर मैं एक दो रिएक्शन आपको लिख के समझा दूं डिटेल के साथ, डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट जो है वो भी टॉपिक्स हैं जिसको हमने वहाँ पे इन टॉपिक्स को डिटेल के साथ डिस्कस करना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो यहाँ पे अगर वाटर मिक्स होगा, बारिश का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होगा तो क्या बन जाएगा, H2CO3 जो कि कार्बोनिक एसिड है। इसी तरह जब सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होगा तो क्या बन जाएगा जी, H2SO4 जो कि एक
एसिड है। तो इस तरह जो है ये एसिडिक रेन जो है बरसती है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूटेंट हो रहा है। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा ओवरव्यू इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, जिसमें हमने डिस्कस किया जी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मैटर एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारी लास्ट ब्रांच नंबर 8, जिसे हम कह देते हैं जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री ब्रांच नंबर 8 एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब इसमें जो है हम दो चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज सेपरेशन एंड द सेकंड वन इज एनालिसिस। The branch of chemistry in which we deal with the study of separation and analysis of a component is known as analytical chemistry। अब separation क्या है? separation का मतलब होता है अलहदगी। सपोज करें हमें कोई भी कंपाउंड दिया है, ठीक है, कोई भी उन्होंने हमें कंपाउंड दिया है, इसमें से हमने उस कंपोनेंट को सेपरेट करना है, उस कंपोनेंट को सेपरेट करना है जिसका हमने एनालाइज करना है, जिसको हमने एनालाइज करना है। तो उस कंपोनेंट को जब हमने एनालाइज करना है तो एनालाइज करने के हमारे पास दो तरीके हैं जी। एक हो सकता है जी क्वालिटेटिव और दूसरा हमारे पास हो सकता है जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव हमने देखना है कि ये जो हमने कंपोनेंट सेपरेट किया है इसकी क्वालिटी क्या है, यानी इसमें कौन कौन से जो हैं एटम्स हैं। क्वालिटी डेफिनेशन क्या हो सकती है? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्पीशीज प्रेजेंट इन अ सैंपल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़ क्या हो सकती है? एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, फार्मूला यूनिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रेजेंट इन अ सैंपल, ठीक है। सपोज करें हमारे पास ये कोई भी स्पीशीज़ है जिसको हमने एनालाइज करना है। फर्ज करें हमारे पास ये वाटर ही है, तो हमने क्वालिटी में हमने जो देखनी चीज़ वो ये देखना है कि ये जो हमारे पास सैंपल आया है इसमें जो है कौन कौन से एटम्स हैं। तो हम कहेंगे क्वालिटी में कि इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है। ये तो थी इसकी क्वालिटी। अब इसकी क्वांटिटी देखनी है कि क्वांटिटी है कितनी। अब ये वाला जो हमने स्पीशीज़ को पूरे कंपाउंड में से सेपरेट किया है एनालाइज करने के लिए, अब इसकी तो हमने क्वालिटी देख ली कि ये क्वालिटी क्या है, वाटर क्या है जी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मुश्किल होता है। दूसरी हमने क्या चीज़ देखनी है, इसकी क्वांटिटी कि ये कितनी मिकदार में हमारे पास प्रेजेंट है। तो क्वांटिटी की डेफिनेशन हो सकती है द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीशीज present in a sample, present in a sample, यानी किसी भी सैंपल में मौजूद उसकी जो है हमने क्वांटिटी को मेजर करना है कि किस मिकदार में जो है ये हमारे पास अवेलेबल है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम किसी भी सैंपल को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो हम उसे मिक्सचर में से सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद उसे एनालाइज हम दो तरीक़ों से करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटी में हम देखते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, किन एलिमेंट से मिलकर ये बना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इसकी क्वांटिटी के इसकी हमारे पास क्वांटिटी कितनी मिकदार में है। अब इस टेक्निक्स में हम बहुत सारी जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं, बहुत सारी हैं जी। पेपर है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, बहुत सारी हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है जो हम इस एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है हम इसका यूज़ करते हैं। तो आज का जो था हमारा टॉपिक वो था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर, जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक होगा बेसिक डेफिनेशंस, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में
डिस्कस करेंगे।